शांति। सामान्य लोग दुनिया के विचार करते हैं, पर मध्यम लोग दूसरों की ही बातें करते हैं। पर बुद्धिमानी लोग वो हैं जो विचार पर भी विचार करते हैं। आत्मा की 3 शक्तियां हैं, उसमें से हमने 2 शक्तियों को देखा। मन और बुद्धि को हमने विस्तार से समझा। उसमें हमने मन को समझा कि वो तो सिर्फ विचार ही करता रहता है। फिर बुद्धि क्या करती है? मन जब सोचता है तो सभी विचार बुद्धि के पास आते हैं और बुद्धि को एक विजुअलाइजेशन पावर है जिससे वो उन विचारों को अच्छी तरह से एनालाइज कर फिर फैसला करती है। पहले हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं और हम कंफ्यूज भी होते हैं कि मैं ये करूं या वो करूं, और कोई भी सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अब बुद्धि के पास विजडम है, फिर हम उस विजडम से सोच समझकर उसका डिसीजन सही लेते हैं और फिर वो हमारी आत्मा पर एक इम्प्रेशन छोड़ती है जिसको हम कहते हैं आदत यानी संस्कार। आज हम देखेंगे संस्कार क्या हैं और कैसे बनते हैं और वो जरूरी भी क्यों है। जैसे अगर सपोज मैं चाय नहीं पीती हूँ और मुझे उसकी आदत नहीं है और एक दिन मेरी बहन ने मुझे चाय ऑफर की और मन ने भी सोचा पीऊं या नहीं। फिर बुद्धि ने निर्णय किया कि कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैंने चाय पहली बार पी ली। मुझे उसकी टेस्ट भी अच्छी लगी, पर वो एक बार पीने से उसको आदत नहीं कह सकते। कल अगर मैं डिसाइड करूं ठीक है आज से मैं चाय नहीं पीऊंगी क्योंकि ये एक कच्चे धागे की तरह है, अगर मैं उसे मिटाना चाहूं तो मिटा सकती हूँ और कच्चे धागे को तोड़ भी सकती हूँ, कोई बात नहीं। फिर दोबारा किसी और ने ऑफर की, अब तो मुझे उसकी टेस्ट का मालूम भी है और मैंने फिर से पी ली। फिर तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे करते करते कच्चे धागे के ऊपर कच्चा धागा बनते बनते अब पक्की रस्सी बन गई है। अब अगर मैं तोड़ना भी चाहूँ तो तोड़ नहीं सकती, और उस आदत इतनी पक्की हो गई है कि अगर मुझे जिस दिन चाहे नहीं मिली तो परेशान हो जाती हूँ और सर दर्द भी होने शुरू हो जाता है। हमारे में ऐसी अनेक आदतें बन गई है जो मुझे खुद भी पसंद नहीं आ रही है, फिर भी उन्हें चेंज नहीं कर सकते। हमारे में कई सारे निगेटिव और वेस्ट विचार आते हैं जिनको मैं मिटाना चाहते भी नहीं मिटा सकती। ये संस्कार अर्थात कर्म का प्रभाव हमारी स्मृति में समाता जाता है और हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करता है। बार बार किया जाने वाला कर्म आदत का रूप लेकर उसके अर्ध चेतन मन में समा जाता है। मन और बुद्धि भी तदन अनुसार कार्य करने लगती है। इस तरह मानव निगेटिव संस्कारों के विशेष साइकिल में गिर जाता है। चक्रव्यूह को तोड़कर अपने जीवन को नई दिशा देना व्यक्ति के लिए बहुत कठिन हो जाता है। उन आदतों से परेशान व्यक्ति आत्म शक्ति के अभाव में उससे बाहर नहीं निकल पाता। उदाहरण के तौर पर शराब या सिगरेट की आदत वाला व्यक्ति आत्मिक शक्ति के अभाव में इनसे मुक्त नहीं हो पा रहा है। कहावत है, अगर खेत में नहीं पड़ती बारिश तो खत्म होता है फसल, और अगर हम में नहीं होंगे संस्कार तो मरती है नस्ल। अभी हम देखते हैं कि हमारे जीवन में ये संस्कार क्यों इम्पोर्टेंस है। धीरज और नीरज काफी अच्छे दोस्त थे, दोनों का बचपन साथ साथ ही बीता था। हालांकि दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहाँ धीरज काफी सज्जन था वहीं नीरज थोड़ा अलबेला दिमाग वाला था, मगर फिर भी उनकी यह बेमेल जोड़ी काफी दिनों तक सलामत रही। चूंकि धीरज पढ़ने में काफी तेज था जबकि नीरज का झुकाव पढ़ाई लिखाई में कम, कुराफत में ज्यादा था। ऐसे में उसने कुछ ही दिनों में पढ़ाई भी छोड़ दी। धीरज को जब इस बात का पता चला तो उसने नीरज को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु उल्टे नीरज धीरज को ही समझाने में लगा रहा। लाख प्रयासों के बावजूद नीरज आगे पढ़ाई न करने के अपने निर्णय पर अटल रहा। वही धीरज को आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाना पड़ा, जिसके कारण 2 दशकों से चल रही इस दोस्ती में जुदाई का वक्त आ गया।
हालांकि फिर भी दोनों के बीच में पत्रों के द्वारा बातचीत का दौर जारी रहा, परंतु ये चिट्ठी पत्र का देर भी ज्यादा दिन नहीं रहा और बदलते पत्ते के साथ ही दोनों का एक दूसरे से संपर्क आखिरकार टूट गया। ऊंची शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात धीरज को बैंक मैनेजर की जॉब मिली। वहीं वहां जो अलबेला दिमाग वाला नीरज धीरे धीरे अपनी सोच के मुताबिक बस इधर उधर टाइम पास करने में लग गया। वक्त गुजरने के साथ धीरज और नीरज दोनों अब विवाह के बंधन में बंध चुके थे। कुछ सालों के अंतराल के बाद दोनों के एक एक पुत्र हुए। दोनों अपने नए रूप को अपने सामने पाकर काफी खुश थे। दोनों ने अपने अपने तरीके से और अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक बच्चों का लालन पालन किया। वक्त के साथ मिले प्रमोशन से धीरज अब बैंक में काफी बड़ा ओहदा पा चुका था, जिससे धीरज की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत थी। अपने स्टेटस के अनुरूप धीरज ने काफी महंगे पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल कराया। वहीं नीरज अपने कुछ ज्यादा तो कमा नहीं पाता था और अक्सर उसे इन्हीं अपने आदतों में वो काटने लगा था और पैसे खत्म कर देता था, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी, अच्छी नहीं थी। ऐसे में उसने अपने बच्चे का दाखला पास के ही एक छोटे से विद्यालय में करा दिया। गुजरते वक्त के साथ धीरे धीरे दोनों के बच्चे बड़े हो गए और वही धीरज और नीरज का बुढ़ापा आ गया। तकरीबन 30 सालों के बैंक सेवा देने के पश्चात धीरज अब रिटायर हो रहा था। ऐसे में उसने अपने पुराने शहर वापस लौटने की सोची। रिटायरमेंट के फौरन बाद अपना बोरिया बिस्तर बांधे धीरज अपने पुराने शहर वापस लौट आया। शहर में कदम रखते ही उसे अपने पुराने दिनों की याद आ गई। शहर काफी बदल चुका था। वहाँ की छोटी छोटी दुकानें अब मॉल का रूप ले चुकी थी। जिन सड़कों पर कभी यथा कदा कोई दिखाई भी दिया करता था, आज वहाँ पांव रखने की भी जमीन नहीं थी। धीरज मन ही मन सोच रहा था, कितना कुछ बदल सा गया है, मगर फिर भी ये न शहर न जाने क्यों ये आज भी उतना ही अपना सा लग रहा है जितना कल लगा करता था। शायद इसलिए कहते हैं अपना शहर तो अपना ही होता है। यहाँ पहुंचकर धीरज बहुत खुश था। घर पहुंचकर सबसे मिलने के बाद उसे अपने बिछड़े जिगरी यार नीरज की याद आई। वह नीरज से मिलने के लिए अधीर हो गया, परंतु नीरज अपना पुराना मकान छोड़ चुका था। धीरज अपने मित्रों से नीरज के बारे में मालूमात करने लगा। तब उसे पता चला कि नीरज अब कहीं और रहने लगा है और उसकी आर्थिक कमाई नहीं है, इसलिए वो थोड़ा दुखी भी है। ये सब जानकर धीरज को काफी दुख हुआ। हालांकि इन सब बातों से वह ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि वह नीरज के रंग ढंग से पहले से ही पूर्ण तरह वाकिफ था। परंतु धीरज सब कुछ जानकर भी नीरज से मिलने के लिए बहुत व्याकुल था। काफी मशक के बाद एक दिन उसने नीरज का पता जान ही लिया। अगली सुबह जब नीरज अपने घर के बरादने में चारपाई पर बैठा चाय पी रहा था, तभी अचानक उसके सामने धीरज आदम का। उम्र के थपेरों ने दोनों के रंग रूप को इतना बदल कर रख दिया था कि एक दूसरे के सामने होकर भी वह एक दूसरे को बिल्कुल ही नहीं पहचान पा रहे थे। धीरज को अपने सामने पाकर नीरज खाट से उठ खड़ा हुआ। उसने धीरज से पूछा, जी बताइए आप कौन हैं और यहाँ किस काम से आए हैं? वक्त नाम बुला सकता है, चेहरे को बदल के रख सकता है, परंतु आवाज कभी नहीं बदलती। नीरज की आवाज सुनते ही धीरज उसे पहचान गया और उसके मुख से नीरज मेरे दोस्त निकल पड़ा। धीरज की आवाज सुनते ही नीरज ने भी उसे पहचान लिया और उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान छा गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ उंगली उठाई। शायद वो एक दूसरे से धीरज नीरज होने की बात कंफर्म कर रहे थे। बरसों के बिछड़े जिगरी यार ने
एक दूसरे को गले से लगाया। उनके बीच काफी देर तक बातचीत चलती रही। थोड़ी ही देर बाद नीरज ने बेटे के घर में कदम रखा। उसने अपने पिता से धीरज के बारे में बचपन से ही सुन रखा था। ऐसे में जैसे ही उसने जाना कि धीरज अंकल यही है, उसने तपाक से उनके पैर छुए। नीरज ने बच्चे में ऐसे संस्कार देखकर धीरज थोड़ा अचंभित रह गया, क्योंकि कैसे इसके ऐसे संस्कारों का होना बड़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि वहाँ तो आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। नीरज और धीरज के साथ नीरज का बेटा भी वहाँ ही बैठा रहा। धीरज ने उससे काफी सवाल जवाब भी किए, जिसका उसने बड़ी ही शालीनता और आदर से जवाब दिया। पता चला कि वह एक MNC कंपनी में सेल्समैन है। काफी देर तक हुई बातचीत के बाद धीरज नीरज से घर आने के लिए कहकर वहां से चला गया। घर पहुंचकर धीरज ने नीरज और उसके बेटे की काफी तारीफ की। उधर पुराने यार से पुनः मिलने की इच्छा ने नीरज को भी अधीर बना दिया। ऐसे में अगले ही सुबह वह भी धीरज के घर जा पहुंचा। कल की बच्ची कुची बातें अब उनके बीच पूरी होने लगी। धीरज का घर काफी आलीशान था। घर के सामने ही महंगी महंगी गाड़ियां उसके रईसे की गवाही दे रहे थे। इतने में ही धीरज का बेटा घर से बाहर जाने के लिए निकला। धीरज ने उसे रोककर नीरज का उससे परिचय करवाना चाहा, परंतु बिना धीरज का बेटा रुके बिना बस घर से बाहर चलता चला और फिर लग्जरी कार में बैठकर तूफान की स्पीड से कहीं गुम हो गया। ये सारी बातें नीरज को काफी अजीब लग रही थी। वहीं बेटे की इस करतूत ने धीरज को भी थोड़ा शर्मिंदा कर दिया था। तब नीरज ने बात को बदलने की कोशिश करते हुए कहा, जाने दो यार, बच्चे हैं, जरूर कोई इम्पोर्टेंट काम रहा होगा, इसलिए शायद थोड़ी जल्दी में था। धीरज ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, मगर थोड़ी ही देर बाद धीरज से रहा नहीं गया और उसने कहा, यार बुरा मत मानना, तेरे घर में देखो आर्थिक की कमी है, इतनी पैसे भी नहीं है, जिसकी वजह से तुझे कहीं बार परेशानियां उठानी पड़ती है और फिर भी इसी वजह से तेरी सामाजिक स्थिति में भी कुछ खास अच्छी नहीं है। फिर भी तुम्हारे बेटे में इतने अच्छे संस्कार कैसे हैं? जबकि मैंने अपने बेटे को शुरू से ही अच्छे पब्लिक स्कूल में पढ़ाया लिखाया, उसकी हर ज़रूरतों को पूरा किया, उसे महंगे महंगे कपड़े, मोबाइल, गाड़ियाँ और ये सब कुछ दिलाया, तो भी उसने चाहा उसके किसी भी सपने को मैंने टूटने नहीं दिया। मगर फिर भी मेरे बच्चे में संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसा क्यों? नीरज ने धीरज का ढाढ़स बढ़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं है यार, ये उम्र ही ऐसी होती है जब इंसान को अपने आगे कोई दिखाई नहीं देता है। तुम शायद भूल रहे हो, हम लोगों ने भी यही जिंदगी जी है। अब जब हमारे बच्चे ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं तो हम उन्हें क्यों रोक रहे हैं? उन्हें करने दो, जब वक्त आएगा तो वह खुद संभल जाएगा। तब धीरज ने कहा, मैं तुम्हारे बेटे से मिलने के बाद पूरी रात यही सोचता रहा कि कैसे आपका बेटा इतना संस्कारी और मेरा बेटा ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर तुमने उसे ऐसी कौन सी सुविधाएं दी जो मैं नहीं दे सकता? ऐसी तुमने उसे कौन सी शिक्षा दी जो मैं नहीं दे सका? तब नीरज ने कहा, ऐसी बात है तो चलो। नीरज धीरज का हाथ पकड़ के अपने घर ले गया। वहां उसने पत्नी से एक शीशे का जार मंगवाया। उसने उसमें ढेर सारे बॉल डाले। जब जार गेंद से भर गया तब उसने उसमें छोटे छोटे कंकड़ डालना शुरू कर दिया। कंकरों के बढ़ जाने के बाद जब उसमें और कंकड़ डालने की जगह नहीं बची तब उसने उसमें रेत डालनी शुरू कर दी। रेत के पूरा बढ़ जाने के बाद आखिर में नीरज ने उसमें पानी भरना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा आया जब शीशे का जार पानी से पूरी तरह भर गया। ये सारी चीजें धीरज बड़े गौर से देख रहा था, मगर कुछ समझ नहीं पा रहा था। नीरज ने कहा,
क्या तुम कुछ समझा रहे हो? धीरज ने कहा, नहीं यार, तुम क्या समझाना चाहते हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तब धीरज ने नीरज से कहा, देखो यार, मैंने इसमें सबसे पहले गेंदे डाली। अगर मैंने इसमें सबसे पहले रेत डाली होती तो रेत से जार पूरा बढ़ जाता, और बढ़ जाने के बाद उसमें और कुछ भी नहीं डालना संभव नहीं होता, इसलिए मैंने सबसे पहले इसमें बॉल डाली। इसी तरह मैंने अपने बच्चे के अंदर सबसे पहले संस्कारों की बॉल डाली। पैसे, रुपए की महत्व और दुनियादारी आदि को मैंने उसे तब तक नहीं जानने दिया जब तक उसके अंदर संस्कार पूरी तरह से भर नहीं गए। वही तुमने उसे जीवन में धन के महत्व और दुनियादारी को सबसे पहले समझाने की कोशिश की, अर्थात तुमने उसके मन रूपी जार को सबसे पहले रेत से भर दिया, जिसके कारण अब उसमें संस्कार रूपी बॉल समाने की जगह ही नहीं बची। उसे सिर्फ धन का महत्व पता है, संस्कारों का महत्व नहीं। इस कहानी से हमने क्या शिक्षा ली? यदि भी धन का महत्व जीवन में बहुत है, परंतु संस्कारों से ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं। इसलिए हमें अपने बच्चों को सबसे पहले संस्कारों की शिक्षा देनी चाहिए। अक्सर हम अपने बच्चों को अच्छा कैरियर बनाने के लिए उन्हें तमाम तरह के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हम उनके सामने डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम तरह के ऐसे चेहरे रखते हैं जिससे प्रभावित होकर हमारा बेटा आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर या IAS ऑफिसर बने। हम भूलकर भी उनके सामने ऐसे लोगों का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते जो उन्हें संस्कारी बनने के लिए इंस्पायर करे। बच्चों को सबसे पहले अच्छे संस्कारों की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें दुनियादारी पैसों की इम्पोर्टेंस सबसे पहले सिखाएंगे तो आगे चलकर उन्हें संस्कारों का महत्व समझा पाना मुश्किल होगा। पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट संस्कार हैं, ये समझा पाना तभी संभव है जब हम उनके अंदर सबसे पहले संस्कारों का बीज बोएं। एक बार एक छोटे बच्चे ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, आपके जमाने में तो कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, फिर आप टाइम कैसे पास करते थे? दादाजी ने बोला, बस वैसे ही जैसे आजकल आप सब संस्कारों के बिना और मान शान के बिना और परिवर्ष के बिना आप टाइम पास करते हो, वैसे ही हम टाइम पास किया करते थे। आपके संस्कार बताते हैं कि आपकी परवरिश कैसी हुई है, ऐसे ही आपकी परवरिश बताती है आपका परिवार कैसा है। तो आपने देखा हमारे जीवन में संस्कार कितने न इम्पोर्टेंट हैं। हर आत्मा में 5 प्रकार के संस्कार होते हैं, इसलिए हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। जैसे व्यक्ति के संस्कार होते हैं वैसा उसका स्वभाव होता है, और जैसा उसका स्वभाव वैसे उसके लक्षण होते हैं। इसलिए संसार में आज 7 अरब से अधिक जनसंख्या है, लेकिन एक के लक्षण दूसरे से नहीं मिलते हैं। यहाँ तक कि 2 जुड़वा बच्चे होते हैं तो भी माँ खुद कहती है कि दोनों के स्वभाव में अंतर है, एक शांत है, एक तूफानी है। ये भिन्नता उनके संस्कारों के कारण होती है। तो कल हम देखेंगे संस्कार के 5 प्रकार होते हैं, तो उनमें कौन से पहले जो हैं मूल संस्कार वो क्या है, आप उस पर कीजिए सोच और विचार, और हम मिलेंगे फिर दूसरे एपिसोड में। ओम शांति। चलो हम फिर से करेंगे एज यूजुअल मेडिटेशन और अपने मन को थोड़ा शांत करेंगे। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये मेडिटेशन क्या है। इस मेडिटेशन में हम जो आपको स्लो धीरे धीरे जो हम आपको विचार दे रहे हैं, उन विचार को फिर आगे हम अपनी बुद्धि के मन से उसको विजुलाइज करते हैं। मैं एक चैतन्य शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मेरा अनादि आदि स्वरूप संस्कार पवित्र है। मैं आत्मा अपने असली घर परम धाम से इस धरा पर पाठ बजाने आई हूँ। बिन बिन नाम रूप से पाठ बजा रही हूँ। मुझ आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, जो हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरा संस्कार
सर्वगुण से संपन्न था, पर अब के वातावरण के प्रभाव से बदल गया है, जिससे हर किसी को अशांति और दुख अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा अपने पुराने संस्कार को समाप्त कर देवी संस्कार से नए ओरिजिनल संस्कार को इमर्ज कर रही हूँ। अब मेरा संस्कारों का शुद्धिकरण हो रहा है। मेरे संस्कार पवित्र और शुद्ध हो रहे हैं। मेरा हर सोच, बोल और संस्कार शुद्ध हो गया है। सभी पुराने संस्कार मिटाकर मेरे ईश्वरीय संस्कार बन रहे हैं। अब मेरा हर संकल्प शुद्ध और कल्याणकारी हो रहा है, जिससे मेरा और औरों का कल्याण हो रहा है। ये संस्कार ही मेरे जीवन की पूंजी है, जिसे हमें सभी आत्माओं को विरासत में देना है, जिससे हर कोई सुख शांति अनुभव करे। यही मेरा शुभ भावना और शुभ कामना हर किसी के लिए है।